शेन रुयान बाथरूम से बाहर निकली। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने बदन पर सिर्फ एक पतली सी सफेद शर्ट पहनी थी और वो नंगे पैर धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। पानी की वजह से वो शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसकी मखमली त्वचा साफ झलक रही थी। मेरे चेहरे की लाली देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैंने आंखें बंद किए हुए ही कांपती आवाज में कहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, तुम मेरा शरीर तो पा सकती हो, लेकिन मेरी रूह को कभी नहीं जीत पाओगे। और सुनो, ये जो तुम कर रही हो, ये गैर कानूनी है। शेन रुयान बिस्तर के किनारे बैठ गई और अपने बालों से पानी निचोड़ते हुए बोली, क्या एक लड़की का लड़के के साथ जबरदस्ती करना भी जुर्म है? दीदी, आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि अगली बार से मैं तुमसे फर्स्ट रैंक नहीं छीनूंगा। उसने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा और कहा, तुमने ही कहा था ना कि मैं बच्चों वाला खेल हाउस हाउस खेल रही हूं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली खेल कैसा होता है। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और अपनी सांसें मेरी सांसों में घोल दी। उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। अब कमरे में सिर्फ हमारी तेज धड़कनों और सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ पल बाद वो मदहोश नजरों से मुझसे अलग हुई और फुसफुसाकर बोली, अब बताओ, क्या अभी भी तुम्हें ये बच्चों का खेल लग रहा है? मेरे होठों पर अब भी उसका स्वाद बाकी था। मैं उसे गुस्से में घूरते हुए चिल्लाया, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। वो मुस्कुराई और बोली, बड़े जिद्दी हो, लेकिन ऐसे ही लोगों को झुकाने में मजा आता है। इसके बाद उसने मुझ पर मुक्कों की बरसात कर दी। 1 घंटे तक पिटने के बाद जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मैंने हार मान ली। शेन रेयान के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उसने कहा, जिद्दी गधों के साथ सख्ती ही काम आती है। तो क्या अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, बनूंगा, मैंने दांत पीसते हुए जवाब दिया। जैसे ही मैं आजाद हुआ, मैंने बाथरूम की तरफ जाती उस पागल औरत को देख मन ही मन कसम खाई, देख लेना, अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मैं भी मर्द नहीं। तभी वो सफेद लंबी ड्रेस पहनकर बाहर आई। मुझे धीरे चलते देख वो ठंडी आवाज में बोली, लगता है तुम्हें अभी और सबक सिखाने की जरूरत है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई और मैं तेजी से भागकर कार में बैठ गया। मेरा ये आज्ञाकारी रूप देख उसकी आंखों की कड़वाहट ममता में बदल गई। उसने ड्राइवर से कहा, टेनहुआ मॉल चलो। टेनहुआ मॉल इस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है और शैन परिवार के टियानमू ग्रुप का हिस्सा है। जैसे ही कार रुकी, मैं फौरन बाहर कूद गया। मैं बस उस पागल औरत के साथ उस घुटन भरे माहौल से दूर भागना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी वक्त मारा जाऊंगा। वीकेंड की वजह से मॉल में भारी भीड़ थी। हर तरफ लोग ग्रुप्स में घूम रहे थे। जैसे ही शेन रुयान वहां आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन उसकी बर्फीली निगाहें सिर्फ मेरी पीठ पर गड़ी थी, मानो वो मेरी खाल उधेड़ देना चाहती हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी खड़ी थी। मजबूरन मुझे वापस उसके पास जाना पड़ा। तुम चल क्यों नहीं रही हो? मैंने पूछा। उसने अपनी जमी हुई आंखों से मुझे देखा और सवाल किया, हमारा रिश्ता क्या है? मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बस मेरी उस एक पल की हिचकिचाहट ने उसका पारा बढ़ा दिया। उसने हुक्म दिया, पीछे मुड़ो। मैं समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है, पर मैंने वैसा ही किया। अगले ही पल मेरी पीठ पर एक जोरदार वार हुआ। मैं हवा में उछलकर सीधा 1 मीटर दूर जाकर गिरा। मेरा चेहरा जमीन से जा टकराया। आसपास खड़े लोग ये नजारा देख डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मैं अपनी दर्द से कराहती हुई पीठ सहलाते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लात क्यों मारी? उसने अपने हाथ बांधे और ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल ने अब तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना है और तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं चिढ़ते हुए उसके पीछे चलने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये उसका विला नहीं था, ये एक पब्लिक मॉल था। मेरे पास भागने का ये सबसे अच्छा मौका था। आखिर वो एक लड़की ही तो है, दौड़ में मुझसे तेज नहीं हो सकती। बस मुझे उसे झांसा देकर उन बॉडीगार्ड्स की नजरों से ओझल होना था। मैंने फौरन अपने चेहरे पर एक नकली लेकिन सच्ची दिखने वाली मुस्कान सजाई
और उसका हाथ थाम लिया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अभी हमें मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी ये चापलूसी काम कर गई और उसके चेहरे के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। वो बोली, चलो इस बार छोड़ देती हूं। अब हम हाथ में हाथ डाले मॉल में घूमने लगे ताकि सबको लगे कि हम एक नॉर्मल कपल है। पर मेरा असली प्लान तो कुछ और ही था। लोगों की नजरों में हम दोनों एक परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहे थे। मैं बस बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह ये मिल्क टी खरीदने जाऊं और वहां से रफू चक्कर हो जाऊं। लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे रोलेक्स के शोरूम में खींच ले गई। मिस शैन, आपको क्या चाहिए? एक वेल ड्रेस्ड मैनेजर ने बड़े अदब से हमारा स्वागत किया। शैन रुयान ने मेरा हाथ छोड़ा और कहा, इसके लिए सबसे बेस्ट घड़ी दिखाओ। मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, ये बहुत महंगी है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझ पर यह सब अच्छा नहीं लगेगा। भाई रोलेक्स, इसकी तो पुरानी घड़ी भी लाखों में आती है और मेरी महीने की पॉकेट मनी मुश्किल से 2-3 हज़ार है। मेरी औकात से बाहर था ये सब। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और बोली, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारे पूरे कपड़े 500 रुपए के भी नहीं है। ये सब क्या तमाशा है? मैंने मनी मन सोचा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, पर मुझे जरूर आ रही है। खैर, जब उसने इतना कह दिया तो मुझे भी सिर हिलाकर माननी पड़ी। मैनेजर ने 3 लेटेस्ट रोलेक्स निकाली, 18 कैरेट वाइट गोल्ड से बनी हुई, जिसकी एक एक सुई बड़ी बारीकी से तराशी गई थी। मैंने डरते डरते शैन रोयान की तरफ देखा तो वो रूखे अंदाज में बोली, क्या देख रहे हो? जल्दी चुनो, वरना मैं तीनों ही पैक करवा दूंगी। मैंने घबराकर सबसे सिंपल दिखने वाली घड़ी पर उंगली रख दी। मैनेजर मुस्कुराई और बोली, ये इंडिया की लिमिटेड एडिशन है। इसकी कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। मेरे हाथ कांप गए। घड़ी गिरते गिरते बची। ये घड़ी खरीदना था या बैंक लूटना? पर शैन रोयान के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। उसने सीधे अपना ब्लैक कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। कुछ ही पल में मेरी कलाई पर लगभग 4 करोड़ की घड़ी बंधी थी। ये तो किस्मत की एक बहुत बड़ी छलांग थी। दुकान से निकलते ही वो मेरे कान के पास आई और फुसफुसाकर बोली, अब घड़ी तो मिल गई है ना? अगली बार अगर डेट पर 1 मिनट भी लेट हुए तो याद रखना, बहुत पछताओगे। मैं तो दंग रह गया। इतनी महंगी घड़ी सिर्फ इसलिए दिलाई ताकि मैं टाइम पर आ सकूं? अमीर लोगों के शौक भी वाकई अलग ही होते हैं। जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए मैंने दूर इशारा किया, वैसे क्या मैं तुम्हें एक मिल्क टी पिला सकता हूं? शेन रोयान ने दुकान की तरफ देखा। हालांकि वो ऐसी चीजें आमतौर पर नहीं पीती थी, हालांकि वो ऐसी ड्रिंक्स कम ही पीती थी, पर क्योंकि मैं पहली बार उसे ट्रीट दे रहा था तो वो मान गई। मैं उसे लेकर गया और उसके बॉडीगार्ड्स साए की तरह हमारे पीछे लगे रहे। वीकेंड की वजह से भीड़ ज्यादा थी। शेन रोयान बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। मैं लाइन में खड़ा हो गया और चुपके से आसपास का रास्ता देखने लगा ताकि वहां से भाग सकूं। 10-15 मिनट लाइन में लगने के बाद मैंने 2 ड्रिंक्स ली। एक उसे दी और दूसरी खुद पीने लगा। पर पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने पहले अपनी ड्रिंक देखी, फिर मेरी, और सीधे मेरी वाली ड्रिंक मेरे हाथ से छीन ली। थोड़ी देर और घूमने के बाद दोपहर हो गई। मैंने बहुत ही नॉर्मल बनने का नाटक किया और कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, तुम यहीं रुको। जैसे ही उसने हाँ में सिर हिलाया, मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं वॉशरूम की तरफ भागा और सीधे वेंटिलेशन विंडो की तरफ गया। दूसरी मंजिल की ऊंचाई मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैं खिड़की पर बैठा, नीचे घास पर निशाना लगाया और छलांग मार दी। पट से एक आवाज आई और मैं मिट्टी पर सेफ लैंड हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली, आजादी की सांस। मैंने पीछे मुड़कर उस दूसरी मंजिल की तरफ देखा और अकड़ कर बोला, मुझे कैद करना चाहती हो? जाओ, जाकर अकेले घर घर खेलो। ये बोलते ही मैं वहां से सरपट भागा। मेरे चेहरे पर आजादी की खुशी साफ दिख रही थी। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, पर मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। लोग मुझे किसी पागल की तरह देख रहे थे, जो सड़क पर भागते हुए पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी किस्मत से एक पीली सफेद रंग की टैक्सी मेरे सामने आकर रुकी और मैं बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। भाई, एमडीयू यूनिवर्सिटी चलो, जितना जल्दी हो सके। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे होश उड़ गए। गाड़ी में पहले से ही काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स बैठे थे और सामने थी गुस्से से भरी शैन रुयान।
कसम से मेरा तो रोना ही निकल गया। प्लान एकदम परफेक्ट था, फिर पकड़ा कैसे गया? शैन रुयान ने एक कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी तेज भागते हो, तभी शोरूम में इतने शरीफ बन रहे थे ताकि मौका मिलते ही निकल सको। अब बात यहां तक पहुंच गई थी तो मैंने भी डरना छोड़ दिया। हाँ, भाग रहा था, कर लो जो करना है, हिम्मत है तो मार डालो मुझे। मेरी हालत खराब हो गई, पर बाहर से कूल बनते हुए मैंने चुपके से फोन निकाला और एक SOS मैसेज भेज दिया। उधर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम नंबर 312 में मेरा दोस्त चेन मो गेम खेल रहा था। उसने मेरी लाइव लोकेशन देखी जो शहर से बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। वो थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर खुद को गाली दी। मैं कैसा कमीना हूं जो दोस्ती और गेम के बीच सोच रहा हूं। उसने तुरंत अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और हॉस्टल से बाहर भागा। आधे घंटे बाद शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर 3 बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर गड्ढा खोद रहे थे और मैं वहां रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। मैं वहां रस्सियों से किसी बकरे की तरह बंधा पड़ा था और गाड़ी में बैठी शेन रुयान को देख रहा था। भाई, ये तो सच में सीरियस हो गई। क्या अब भी पछताने का कोई मौका बचा है? गड्ढा खुदे जाने के बाद शेन रुयान नीचे उतरी। उसके सफेद महंगे सैंडल मिट्टी में सन गए थे। उसने मेरे मुंह से कपड़ा निकाला और पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? वैसे पूरी तो नहीं करूंगी, पर सुन सकती हूं? मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीदी मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दो। उसने ठंडी नजरों से देखा और बोली, मौका दिया था, तुमने खुद गवाया। मैंने फिर बोला, एक बार और सोच लो, मुझे मारकर आपका क्या भला होगा? जब शेन रुयान सोच ही रही थी तभी एक पुरानी स्कूटी तेजी से वहां आई। शेन मो एक हाथ से स्कूटी चला रहा था और दूसरे हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू लहराते हुए चिल्लाया, वूएर, डर मत, तेरा भाई तुझे बचाने आ गया। मेरी जान में जान आई। वाह मेरे शेर, मुझे पता था तू जरूर आएगा, जल्दी मेरी रस्सियां खोल। पर शेन रुयान ने इशारा किया और बॉडीगार्ड्स ने पल भर में शेन मो को धर दबोचा। अब हम दोनों वहां बंधे हुए पड़े थे। शेन रुयान ने शेन मो का वो खिलौना जैसा चाकू उठाया और हमारे सामने बैठ गई। शेन मो को देखकर मेरा खून खौल गया। तुझे बचाने बुलाया था और तू खिलौना चाकू लेकर मरने आ गया। उस सुनसान जंगल में हम दोनों के बगल में एक बड़ा गड्ढा था जो हमें निगलने को तैयार था। शेन रुयान मजे लेते हुए बोली, लो, तुम्हारा साथी भी आ गया, अब और कोई चाल बची है तो दिखाओ। मैं तो चुप रहा, पर शेन मो डर के मारे कांपने लगा और मुझे समझाने लगा, बेटा मान जाना, देख शेन दीदी कितनी खूबसूरत है और कितनी अमीर भी। लोग तरसते हैं ऐसे मौके के लिए, और तू है कि नखरे दिखा रहा है। मेरे अंदर तो जैसे आग लग गई। मैंने झल्ला कर कहा, असंभव, मैं सीधा साधा 7 फीट का जवान मर्द हूं। मैं क्यों किसी औरत के साथ ये घर घर खेलने का नाटक करूं? मेरी बात सुनकर शेन रोयान की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। वो अपनी जगह से उठी और ठंडे लहजे में बॉडीगार्ड से बोली, इसे जिंदा दफन कर दो। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और जाने लगी। पास खड़े चेन मो ने मुझे कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए गाली दी, अबे ओए, तू पागल है क्या? कम से कम अभी के लिए तो हां बोल दे। एक बार यहां से बाहर निकल गए फिर देखेंगे, अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? जैसे जैसे बॉडीगार्ड्स पास आने लगे मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। क्या सच में मैं इस सुनसान पहाड़ी के पीछे दफन होने वाला हूं? चेन मो तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया था। वो गिड़गिड़ाने लगा, भाई प्लीज मान जा, मैं अभी बहुत जवान हूं, मुझे अभी मरना नहीं है। अभी तो मैंने अपने ब्राउजर की हिस्ट्री भी डिलीट नहीं की है। भाई 18 टेराबाइट का माल पड़ा है उसमें। जैसे ही शेन रुयान अपनी कार के पास पहुंची, मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, दीदी मुझसे गलती हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीठ फेर कर खड़ी रही। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने दांव खेला और चिल्लाकर कहा, बीवी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। बीवी शब्द सुनते ही शेन रुयान रुकी, पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने इशारा किया, इनकी रस्सियां खोल दो और इन्हें गाड़ी में बैठाओ। मैंने और चेन मो ने चेन की सांस ली। चेन मो तो अपनी छोटी मोटरसाइकिल उठाकर 9-2-11 हो गया और मुझे जबरदस्ती कार के अंदर ठूंस दिया गया। गाड़ी के अंदर शेन रुयान ने मुझे कोने में दबा दिया।
वो सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई और मेरे गले में हाथ डालते हुए मेरे कान के पास फुसफुसा कर बोली, मुझे किस करो। मैंने बिना एक पल गवाए अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैंने कभी प्यार व्यार नहीं किया था, पर इतना पता था कि किसी को भी ऐसे ही चूमना गलत है। मुझे अपनी गरिमा का ख्याल था। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने मेरा गला दबोचा और तल्खी से बोली, शेन रियान, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई मशविरा नहीं है, मेरा हुक्म है, समझे। मैं, ठीक है, मैं करूंगा, छोड़ो मुझे, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शेन रुयान ने हाथ ढीला कर दिया और फिर से मुझसे सटकर बैठ गई। उसकी आवाज फिर से नरम हो गई थी। उसने मेरी कमर थामी और मुझे चूमने के लिए कहा। मैंने डरते डरते उसकी पतली कमर पर हाथ रखा और उसके होंठों को बस हल्का सा छुआ ही था कि पीछे हटने लगा। लेकिन उसने मेरा सिर पकड़ लिया, मेरा कॉलर खींचा और खुद ही आगे बढ़कर मुझे चूमने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसे पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। मैंने अपने दांत कस लिए ताकि वो अपने इरादे में कामयाब न हो सके। 2-3 बार नाकाम होने के बाद उसने सीधा मेरे पेट पर एक मुक्का दे मारा। दर्द के मारे जैसे ही मेरा मुंह खुला, उसने फौरन मौके का फायदा उठाया और पागलों की तरह मुझे चूमने लगी। जब गाड़ी शहर पहुंची तो वो अपना चेहरा मेरी छाती पर टिकाए मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी। शेन रुयान, ये तो बस एक सबक था। याद रखना, आगे से मैं जो कहूं वही करना। मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश दोबारा मत करना, समझ गए। मैं खामोश रहा। वो मेरी गोद में बैठी मेरी कमर को घेरे हुए थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अब सब खत्म हो गया। मैं अब पहले जैसा पवित्र नहीं रहा। जब गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी तो दोपहर ढल चुकी थी। बाहर ज्यादा भीड़ नहीं थी। शेन रुयान, उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अपना फोन दो। मैंने फोन पकड़ा दिया। उसने कुछ ही पल में फोन वापस कर दिया, पर अब मेरे कॉन्टैक्ट्स में एक नया नंबर जुड़ चुका था जिसका नाम था बीवी। उसने हाथ बांधकर मुझे चेतावनी दी, अगली बार अगर फोन नहीं उठाया तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर वो अपनी कार में जा बैठी और जाते जाते मुझे एक तीखी नजर से घूरना नहीं भूली। मैं हार मानकर हॉस्टल की तरफ चल दिया। मुझे अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि फोन बज उठा। जब देखा कि उस जालिम औरत का फोन नहीं है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। कहाँ हो तुम? ये किंशी की आवाज थी। वो मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट थी, चन्मो। अक्सर उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाने के चक्कर में हम सबको साथ ले जाता था। हॉस्टल में हूं, बस सोने जा रहा था, मैंने आलस भरी आवाज में जवाब दिया। क्या हम परसों ट्रैकिंग पर जाने वाले नहीं थे? किंशी ने धमकी भरे अंदाज में पूछा। मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। मैंने सोचा, आजकल की लड़कियां इतनी हावी क्यों होती जा रही हैं? एक के बाद एक सबने जीना हराम कर रखा है। आखिरकार मुझे हामी भरनी ही पड़ी। तभी चेन मो भी वापस आ गया। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोला, मोजी, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। हमें बदला लेने का मौका ढूंढना ही होगा। अरे भाई, वो शेन परिवार की बड़ी बेटी है, तू सोच भी कैसे सकता है? चेन मो ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने तुझे परेशान नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। उसने मुझे जिंदा गाड़ने की कोशिश की थी। ये बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैंने जोश में कहा। फिर मैंने उसे लालच दिया, अगर तूने मेरी मदद की तो मैं तुझे अपना वो कीमती स्पेशल कलेक्शन दिखाऊंगा। चेन मो की आंखें चमक उठीं। सच में? वही जो तूने पहले दिखाने से साफ मना कर दिया था। ज्यादा बकवास मत कर, बोल करेगा या नहीं? पक्का करूंगा। चेन मो मेरे पास आकर बैठ गया। पर तेरा प्लान क्या है? ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने चुपके से अपने बिस्तर के नीचे से यूरिया की एक बोरी निकाली। उसे देखते ही चेन मो के होश उड़ गए। ओ तेरी, ये क्या है? चेन मो, अबे, ये यूरिया की बोरी तू लाया कहां से? और इसे बेड के नीचे छुपा रखा था? मैं, ये सब छोड़ के कहां से लाया? तू बस ये समझ कि उस औरत के पास ताकत तो बहुत है, पर उसके बॉडीगार्ड हमेशा तो उसके साथ नहीं रहेंगे ना। जैसे ही वो अकेली होगी,
हम दोनों मिलकर उसे दबोच लेंगे, फिर देखते हैं वो क्या कर लेती है। नरेटर। चेन मो की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ हवा में लहराया और बोला, ठीक है, तो फिर कब करना है ये काम? मैं। आज रात ही। मैं उसे मिलने बुलाता हूं। अगर वो बिना बॉडीगार्ड के आई तो समझो वो हमारे जाल में फंस गई। नरेटर। मैंने सोचा कि वो शेन रुयान जो हमेशा हवा में बातें करती है, जब इस यूरिया की बोरी में बंद होगी तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। ये सोचकर ही मेरी हंसी छूट गई। वक्त बर्बाद किए बिना हम खाना तक छोड़कर सीधे किडनैपिंग की जगह और औजार तैयार करने निकल पड़े। ऐसे काम के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहां सीसीटीवी ना हो और फिंगरप्रिंट से बचने के लिए दस्ताने भी जरूरी थे। आधी रात का वक्त था। शेन रियान अपने विला के बाथटब में आराम कर रही थी, तभी मेरा फोन गया। वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि मेरे जैसे लड़के का खुद उसे फोन करना वाकई अजीब था। पानी की भाप और हल्की रोशनी में उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। वो बाथटब में थोड़ा घूमी और किनारे पर हाथ रखकर फोन उठाया। मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? शेन रियान। क्यों? क्या हमारे भविष्य के बारे में बात करनी है? मैं किंगशन झील के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अकेले आना। इतना कहकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। आधे घंटे बाद रात घनी हो चुकी थी। आसमान सितारों से जगमगा रहा था और गोल चांद ऊपर चमक रहा था। लेक साइड के उस लकड़ी के कैबिन के पास चन्मो काला नकाब और दस्ताने पहने तैयार था। उसने घबराते हुए पूछा, भाई, अगर ये प्लान फेल हो गया ना, तो हम दोनों का काम तमाम समझो। मैंने अपने इस जिगरी यार के कंधे पर हाथ रखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे तू फिक्र मत कर। वो मेरे पीछे जिस तरह पागल है, देख लेना, पक्का आएगी। तभी दूर से कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई हमारी तरफ आती दिखीं। मैंने कहा, अरे बाप रे, ये तो सच में आ गई। लेकिन जैसे ही चन्मो ने छलांग लगाई, वो खाली हाथ रह गया। शैन रुयान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा, तो तभी मुझे अचानक यहां बुलाया था। बदला लेने का इरादा है क्या? मैंने और चन्मो ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ उस पर झपट पड़े। अब तीर कमान से निकल चुका था। आज रात तो इसे काबू करना ही था। शेन रुयान ने हमें अपनी तरफ आते देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। कुछ ही मिनटों बाद मैं और चेन मो सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर ढेर थे। कपड़े फट चुके थे और हम लगातार रहम की भीख मांग रहे थे। दीदी, मुझसे गलती हो गई। ये सब इसी का आइडिया था। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। चेन मो ने अपनी सूजी हुई आंख के साथ बिना देर किए मुझे बीच चौराहे पर बेच दिया। मेरी हालत भी वैसी ही थी। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, बीवी, सच में गलती हो गई। अब बड़े लोग छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। माफ कर दो ना। शेन रुयान ने जमीन से वो यूरिया वाला बोरा उठाया और मेरे सामने फेंक दिया। वो एकदम शांत आवाज में बोली, चलो, खुद ही इसके अंदर घुस जाओ। उस बोरे को देखकर मैंने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए पूछा, क्या क्या बिना इसके अंदर घुसे काम नहीं चल सकता? शेन रुयान कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और कार के अंदर से एक चमकता हुआ चाकू निकाल लिया। चाकू जमीन पर गिरा और एक तेज आवाज हुई। शेन रुयान ने दो टूक शब्दों में कहा, या तो नसबंदी करवा लो या फिर इस बोरे में घुस जाओ, खुद चुन लो। मैंने आओ देखा न ताओ झट से कहा, अरे, मैं तो बोरे में ही ठीक हूं। मैं तुरंत बोरा उठाकर उसके अंदर घुसने लगा। मन ही मन खुद को कोस रहा था कि आ बैल, मुझे मार वाली बात हो गई। उधर वो गद्दार शेन मो, वो तो एक कदम आगे निकला। उसने बड़ी प्यार से एक रस्सी आगे बढ़ाई और हंसते हुए बोला, दीदी, इस रस्सी से बांधो, एकदम मजबूत गांठ लगेगी। ओए साले, तू तो बड़ा भारी गद्दार निकला रे। मैं बोरे के अंदर से ही उसे गालियां दे रहा था। शेन रियन ने बोरे का मुंह बंद किया और मुझे एक हाथ से उठाकर सीधा कार की अगली सीट पर फेंक दिया। शेन मुंह तो हक्का बक्का रह गया। उसने अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह दीदी, क्या ताकत है आपकी। और इस तरह किडनैपिंग करने आए किडनैपर्स के खुद किडनैप होने का ये ड्रामा खत्म हुआ।
वो लाल रंग की मेबैक तेजी से झील के किनारे से निकल गई। पीछे खड़ा चेनमो अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। जा भाई, तेरी आत्मा को शांति मिले। बाकी तेरे पास जो भी माल पानी है वो अब से तेरा भाई संभालेगा। आखिरकार कार त्यान्युन विला के एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। दो बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही शेन रुयान को देखा, तुरंत झुककर दरवाजा खोला। मैडम, आप आ गई। शेन रुयान ठंडे चेहरे के साथ नीचे उतरी और बस एक लाइन बोली, इसे अच्छे से नहला धुलाकर मेरे कमरे में ले आओ। और इतना कहकर वो ऊपर चली गई। जब बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर से एक फड़फड़ाता हुआ यूरिया का बोरा बाहर लुढ़क गया। उस बोरे से यूरिया की इतनी तेज महक आ रही थी कि उन सधे हुए बॉडीगार्ड्स के भी सिर चकरा गए। एक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भाई साहब, खुशबू तो बड़ी असली है। पक्का किसी बड़ी फैक्ट्री का माल लगता है। 20 मिनट बाद विला की दूसरी मंजिल का वो बेडरूम। कमरे में बत्तियां बंद थीं और खिड़की से छनकर आती चांदनी अंधेरे को हल्का सा चीर रही थी। शेन रुयान ने अपना सफेद कोट उतार दिया था और अब वो सिर्फ एक स्लीवलेस नाइट ड्रेस में बिस्तर पर बैठी थी। अपने घुटनों को सीने से लगाए वो खामोशी से अपने पैरों की उंगलियों को निहार रही थी। ये नज़ारा थोड़ा उदास करने वाला था। पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही थी, एकदम अकेली, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई हलचल नहीं थी। वैसे तो वो हर चीज में अव्वल थी। अपनी काबिलियत पर मोडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, न कि घर वालों की सिफारिश पर। ये सब वो नहीं था जो उसे असल में चाहिए था। उसे जो चाहिए था वो उसे तब मिला जब वो मुझसे मिली। तभी उसकी यादों के सिलसिले को तोड़ते हुए बाहर से मेरी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ओए, छोड़ो मुझे! अरे भाई, विंग चुन सीखा है मैंने, बता रहा हूं। अगर मेरा सीक्रेट वॉर बाहर आ गया ना तो तुम दोनों को धूल चटा दूंगा। तभी दरवाजा खुला और दो बॉडीगार्ड्स मुझे टांग कर अंदर ले आए। मैं सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए था और लगातार हाथ पैर मार रहा था, लेकिन शेन रुयान को देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसे बिस्तर पर फेंक दो, शेन रुयान ने धीमी आवाज में हुक्म दिया। बॉडीगार्ड्स ने सिर झुकाया और मुझे सीधा बेड पर पटक कर चुपचाप बाहर निकल गए। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। भले ही अब मैं आजाद था, लेकिन शेन रुयान के सामने मेरी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर इस औरत की ताकत का नमूना मैं देख चुका था। मेरा पूरा बदन अभी भी दर्द से करा रहा था। तो भाई लोग, इस सीरीज के अब तक जितने भी चैप्टर्स आए थे, यानी ये दोनों धाकड़ चैप्टर्स, उनका कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है। जैसे ही अगला चैप्टर ड्रॉप होगा, तुम्हारा भाई सबसे पहले उसकी धज्जियां उड़ाने आ जाएगा। अब अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले धमाका तुम्हारे फोन में हो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।